बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 13 शुरू करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद रिगार्ड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें लेक्चर 13 है और टॉपिक 3 है। इसमें सबसे पहले आप देखिए, ये इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन है, दूसरे नंबर पे बिहेवियर ऑफ बीम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात है। फिर बिहेवियर ऑफ बीम्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात है। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस है, चार्ज विद इन एटम है। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसी तरह प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर नंबर, न्यूक्लियन नंबर्स, चार्ज, इस तरह कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं इसमें जो कंटेंट्स हैं उनमें ए कंटेंट है, बी है, सी है, डी है, इसमें ई है और इसके अलावा इसमें एफ है, यानी नंबर एंड रिलेटिव एनर्जीज। दूसरे नंबर में इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जिक्र है। डिस्क्राइब द शेप ऑफ एस एंड पी और डी ऑर्बिटल है और स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड आयंस, इसके बारे में क्वेश्चन है। इसी तरह आयोनेशन एनर्जी के बारे में है और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है लास्ट टॉपिक। डियर स्टूडेंट, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, आपको डायग्रामेटिकली ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो दिखाई जा रही हैं डायग्राम में, और इसको पहले हम स्लाइड 5 पे आपको इसके बारे में बताएंगे और फिर डायग्राम को उसमें एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले जो 5 स्लाइड है वो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है। इसमें सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये असल में जो कैथोड की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। लिहाजा अगर कैथोड जो है ना वो प्रोड्यूस करने का मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई ओवर एम रेशो की बुनियाद पे हम देखते हैं कि जो भी तमाम प्रॉपर्टी कैथोड रेज की है वो इनफैक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए इसमें बेसिक कंडीशन क्या है, एट लो प्रेशर, यानी इतना प्रेशर हो और हाई वोल्टेज हो, तो देन कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड कहाँ से, फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड। अब कैथोड इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस होती है। एग्जैक्ट वोल्टेज के लिए क्या क्राइटेरिया है, रिक्वायर्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अब डियर स्टूडेंट, ये चीजें जो हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही अमल है, लिहाजा हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं। तो अब आपको मैं स्लाइड 4 पे डिस्चार्ज ट्यूब दिखाता हूं ताकि आपको नजर आए। इसमें आप एयर ऑफ वेरी लो प्रेशर ले सकते हैं, यू कैन टेक, इसमें हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इसमें क्या है कि जब ये गैस है, इसमें जो इसका प्रेशर है वो कितना रखा जाए, कितना हो प्रेशर, 0.01 टॉर, इतना प्रेशर हो इसका गैस का, और इसमें वोल्टेज कितनी हो, यानी 5000 से 10,000 वोल्ट, इतना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लिहाजा इन दो कंडीशन में यहां से आप देख रहे हैं ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अंडर व्हाट कंडीशन कैथोड रेज आर प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड एट लो प्रेशर, दिस इज कॉल्ड लो प्रेशर, ये लो प्रेशर है और हाई वोल्टेज है। लिहाजा इन दो कंडीशन में कैथोड इलेक्ट्रोड से ये रेज प्रोड्यूस होती हैं, तो इनको कैथोड रेज कहते हैं और ये दो कंडीशन है। इसी तरह बात करते हैं इसमें हाउ, यानी पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड। अब देखिए पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। लिहाजा इन द सेम एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड, इसमें होल होते हैं जिसमें से ये रेज गुजर सकते हैं, इसलिए इनको कैनार रेज कहते हैं। कैथोड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, लेकिन क्या शर्त है, कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये बम्बार्डमेंट है कैथोड रेज की, और ऐसे में इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए और जो रेज थी वो रिट्रीट हुए। लिहाजा अब ये जो इसमें कैथोड रेज में से, ये इसमें से पॉजिटिव रेज जो है ना, इनके 3 नाम है, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, इनको कैनार रेज भी कहते हैं। तो लिहाजा ये 2 नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रेज और दूसरा नाम इनका कैनार रेज। अब आप देखिए इसके हवाले से, अब ये भी हम डायग्राम 4 में चलते हैं, स्लाइड 4 में, और वहां हम आपको देखते हैं कि ये जो यूजीन गोल्डस्टाइन था, इसने 1886 में ये कहा था कि इन द सेम एक्सपेरिमेंट, यानी कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब जो कैथोड रेज है जो
हमने कैथोड रेज के लिए यूज की थी। कहता है इन द सेम एक्सपेरिमेंट नॉट ओनली कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, ये देखिए जैसे कि ये कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड ये नजर आ रहा आपको, बट आल्सो अनदर टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस्ड विच ही कॉल्ड पॉजिटिव रेज। लिहाजा ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं। कैसे प्रोड्यूस होती हैं? पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन द गैस मॉलिक्यूल। लिहाजा गैस मॉलिक्यूल पर बम्बार्डमेंट से ये रेज प्रोड्यूस होती हैं। लिहाजा यूजीन गोल्डस्टाइन ने यह कहा था कि इसी एक्सपेरिमेंट में जो कि हमने कैथोड रेज के लिए किया था उसी के अंदर ना सिर्फ कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं बल्कि एक और रेज भी टाइप की रेज प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम पॉजिटिव रेज या कैनार रेज कहते हैं, और दूसरा इसका नाम एनोड रे भी है। लिहाजा ये आपके इसके बारे में आपको बताना था। और ये इसमें परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड है, परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड। अब आप देखिए इसमें होल मौजूद है जहां से ये रेज गुजर सकती हैं। लिहाजा आपने इसमें देखा कि ये मॉडिफाइड गैस डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें से पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती है। ना सिर्फ पॉजिटिव रेज आपको इसमें नजर आ रही हैं बल्कि इसमें कैथोड रेज भी शो हो रही हैं। और इसमें इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इसमें वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है? उसमें उसका प्रेशर ऑफ द गैस को डिक्रीज करना होता है। ये है मॉडिफाइड गैस डिस्चार्ज ट्यूब जैसे कि आपके सामने है। इसमें मॉडिफिकेशन क्या है? कैथोड रेज जो है, कैथोड इलेक्ट्रोड जो है वो परफोरेटेड है और इसके अंदर दोनों चीजें आपके सामने शो की जा रही हैं। लिहाजा दिस इज वे हाउ यानी पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। आपको मालूम है कि ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो सबसे पहले जेम्स चैडविक ने 1932 में इसको डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसमें क्या किया गया था? ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम पोलोनियम सोर्स वाज डायरेक्टेड एट द बेरिलियम टारगेट। इट वाज नोटिस दैट some penetrating radiation were produced as detector showed them neutral, तो लिहाजा इनका नाम रखा गया न्यूट्रल। अब आपके सामने ये डायग्राम में भी और नीचे आपको न्यूक्लियर रिएक्शन नजर भी आ रहा है कि ये अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट हो रही है बेरिलियम पे। अल्फा रेज कहां से प्रोड्यूस हुई? पोलोनियम से। टारगेट क्या है? बेरिलियम है। उसके ऊपर जब ये स्ट्राइक हुई तो ये इसमें से न्यूट्रॉन जो ना प्रोड्यूस हुआ। और ये न्यूट्रॉन कैसे कंफर्म हुआ? आयन डिटेक्टर से। तो ये इसमें अब आपको डायग्रामेटिकली हम शो करते हैं जैसा कि मैंने कहा था, इसमें डायग्राम भी बनी हुई है। ये देखिए, ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए पोलोनियम है, इसमें से अल्फा रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अल्फा रेज जो बेरिलियम टारगेट पे हिट हो रही हैं, इनसे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और न्यूट्रॉन जो चार्ज डिटेक्टर जो है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है और वो कन्फर्म करता है कि इन पे कोई चार्ज नहीं है और ये न्यूट्रल है, लिहाजा उसका नाम इसका न्यूट्रॉन रखा गया। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने तीनों डायग्राम शुरू में बताने का मकसद था कि एट ए ग्लांस आप देखें कि इसमें पहले केस में कैथोड रेज प्रोड्यूस हैं, दूसरे केस में पॉजिटिव रेज हैं और फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। डायग्रामेटिकली आपको चीजें नजर आ रही हैं और आगे हमने थ्योरेटिकली इसको कंपैरेटिव में भी प्रोडक्शन में लिख दिया गया। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है वो देखिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज, हमने टोटल प्रॉपर्टीज 8 लिख दी, एक इसमें प्रोडक्शन के हवाले और 7 दूसरी प्रॉपर्टी। टोटल हमने 8 पॉइंट्स इसमें शामिल कर लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोडक्शन के बाद। अब देखिए, चूंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं, तो जो कैथोड रेज हैं ये डिफ्लेक्ट होती है किस तरफ? टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। चूंकि ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, लिहाजा ये नेगेटिवली चार्ज हैं। जबकि पॉजिटिव रेज के बारे में देखिए, चूंकि ये रेज जो हैं वो नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, तो फिर ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये चार्ज का हमें कैसे पता चला? चूंकि रेज जो है ना, अगर वो पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हों तो वो नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर वो जो रेज हैं वो नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं तो फिर डेफिनेटली वो पॉजिटिव चार्ज उन पे। और अगर रेज डिफ्लेक्ट ना हो किसी भी साइड को, इसका मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं है। तो लिहाजा जिन पे कोई चार्ज नहीं है डेफिनेटली वो क्या है? वो न्यूट्रल हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं और वो न्यूट्रॉन है और दे रिमेन अनडिफ्लेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा इस केस में तीनों में कंपैरिजन नजर आ रहा है। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होती हैं पॉजिटिव पोल की तरफ, पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्ट होती हैं नेगेटिव पोल की तरफ,
और न्यूट्रॉन किसी भी साइड पे किसी भी पोल की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होते, जिसको जो वाज़िया क्लैरिटी से बात ये सामने आ रही है कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिहाजा चूंकि ये नेगेटिव चार्ज हैं, कैथोड रे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा ये इनमें रिड्यूसिंग इफेक्ट है, और इन पे पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये समझ लें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे आयन कलेक्टर में जो आयन आते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और उसमें से आयन कलेक्टर जो वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो पॉजिटिव आयन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लिहाजा वहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये ना ऑक्सीडाइजिंग एक्ट करते हैं ना रिड्यूसिंग एक्ट करते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें ये राइज होता है कि आप ये बताएं कि इसकी फ्लोरेसेंस प्रोसेस की ज़रूरत क्या है। डियर स्टूडेंट, ये आपको बताता चलूं कि ये जितने भी पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और आपको मालूम है कि ये इनविजिबल पार्टिकल हैं। इन ऑर्डर टू कंफर्म देयर प्रेजेंस इन द एटम वी टेक सपोर्ट फ्रॉम द फ्लोरेसेंस प्रोसेस। इसमें क्या कहते हैं कि रेज जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं किसके साथ, टारगेट मटेरियल के साथ, और वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और जब वो बाउंस बैक करते हैं तो विजिबल रीजन में वो कलर शो करते हैं, जैसे कि फ्लोरेसेंस में। तो लिहाजा ये प्रोसेस क्यों शो किया गया यहाँ, इन ऑर्डर टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कैथोड रेज एंड पॉजिटिव रेज। तो लिहाजा, और इसका दारोमदार कलर का क्या है, वो है कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल। जैसे ही आप ऊपर देख रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल चेंज करेंगे तो कलर ऑफ फ्लोरेसेंस चेंज हो जाता है। मसलन ये जो ग्रीन कलर है, उस वक्त जब ये रेज ग्लास मटेरियल के साथ स्ट्राइक करती तो ग्रीन है, लेकिन अगर आप इसकी बजाय एल्यूमिना हो, Al2O3 हो, तो फिर क्या होगा, फिर ग्लो रेड है, और अगर टिन स्टोन है तो फिर ये येलो है। इसका मतलब हुआ कि कलर ऑफ द फ्लोरेसेंस डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल ऑन विच दे स्ट्राइक। तो आपने देखा कि इसमें जो कैथोड रेज है वो ग्रीन फ्लोरेसेंस शो करती हैं, और जो पॉजिटिव रेज हैं वो रेड फ्लोरेसेंस शो करती हैं, और ये कोई फ्लोरेसेंस शो नहीं करती, ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। लिहाजा इसके बाद है ई ओवर एम रेशो। ये जो कैथोड रेज है इनकी ई ओवर एम रेशो जो है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गैस है, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इनका तल्लुक पॉजिटिव रे का न्यूक्लियस के साथ है। तो इनकी ई ओवर एम रेशो जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे, और इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो हाइड्रोजन के लिए है क्योंकि उसका मैस कम है ई ओवर एम रेशो के हवाले से। और अब देखिए, दे डू नॉट प्रोड्यूस, जो न्यूट्रॉन जो हैं वो किसी किस्म का फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये आपने प्रॉपर्टी देखी, ई ओवर एम रेशो जो है ना दो चीज़ों के लिए अप्लाई होगी, एक कैथोड के लिए और एक पॉजिटिव रेज के लिए। अब आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ई ओवर एम रेशो का कंपैरिजन। ई ओवर एम रेशो ऑफ कैथोड रेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैनार रेज, यानी इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रेज से क्या है, वो ज्यादा। ई ओवर रेशो ऑफ कैथोड रेज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैनार रेज। क्यों? असल में जो पॉजिटिव रेज हैं उनका मैस ज्यादा है, 1836 टाइम मैस ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, जब इतना मैस ज्यादा हो, लिहाजा इनका जो मैस है पॉजिटिव रेज का 1836 टाइम्स ग्रेटर, वो इनके पॉजिटिव रेज के मुकाबले, कैथोड रेज के मुकाबले में 186 टाइम ग्रेटर है। लिहाजा डिनोमिनेटर में जब ये वैल्यू साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। लिहाजा आपके सामने देखिए ये कैथोड रेज के लिए ई ओवर एम रेशो निकाली गई। डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव रेज के लिए वैल्यू कम क्यों होगी, क्योंकि उसमें तो आपको पॉजिटिव रेज के सिलसिले में इसको 1836 से और डिवाइड करना होगा, लिहाजा पॉजिटिव रेज के लिए ये वैल्यू और कम होगी। लिहाजा ई ओवर एम रेशो जो है वो किसकी वैल्यू ज्यादा है, कैथोड रेज की, किसकी कम है, पॉजिटिव रेज की। इसके बाद आयोनाइजिंग पावर, ये जो कैथोड रेज हैं ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं, ये भी आयोनाइज कर सकती हैं, और ये जो न्यूट्रॉन है आयोनाइज नहीं कर सकते, मगर ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ये अल्फा रेज प्रोड्यूस करते हैं, ये बीटा रेज प्रोड्यूस करते हैं, और गामा रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्फा रेज कौन से न्यूट्रॉन करते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन, इनकी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी होती है। तो जो स्लो न्यूट्रॉन हैं वो बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद मैस कंपैरिजन क्या है कि मैस ऑफ कैथोड पार्टिकल जो देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था 1836 टाइम लेस देन दैट ऑफ पॉजिटिव रेज है। तो इसका जो पॉजिटिव रेज का मैस ज्यादा है 1836 टाइम, और कैथोड रेज का कम है। और न्यूट्रॉन का मैस जो वैल्यू इनकी सबकी गिवन है
आप इनके कंपैरिजन से भी देख सकते हैं। कैथोड रेज का मास 9.1 10⁻³ kg है। प्रोटॉन का जो मास है, यानी पॉजिटिव रेज इनफैक्ट प्रोटॉन इन नेचर हैं, तो इनका मास जो है 1.6726 10⁻27 kg है। और जो न्यूट्रॉन है इसका स्लाइटली इससे ज़्यादा है, वैल्यू 1.6750 है 10⁻27 kg। लिहाजा इसका फ़र्क जो है वो डेसिमल में जाके है, थर्ड डेसिमल के ऊपर। इसके बाद ये जो कंपैरिजन है ये इनके चार्ज और रिलेटिव मास के हवाले से है। इनका जिक्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको नज़र भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सिंबल है इनके P, N, E। और इसी तरह चार्ज के हवाले से जिसका जिक्र अभी हमने कर चुके हैं, यानी चार्ज इस पे न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। और अब आप देखिए रिलेटिव चार्ज इस पे +1 और ये -1, और वैल्यू आपके सामने है, ये हमने पहले ही आपसे शेयर कर चुके हैं। लिहाजा इसमें सबसे कम मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का है और इन तीनों में से कंपैरेटिवली ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का है। और ये देखिए डिफ्लेक्शन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्रोटॉन जो डिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव पोल, और जो न्यूट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट नहीं करते, और जो इलेक्ट्रॉन है दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। लिहाजा ये भी सिलेबस का हिस्सा है। लिहाजा मैंने चार्ज भी बता दिया, रिलेटिव चार्ज भी बता दिया और डिफ्लेक्शन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दी। अब देखिए इनसाइड द एटम, डियर स्टूडेंट, हम एक और चीज बड़ी दिलचस्प हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल। तो लिहाजा आप देखिए इसमें 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। यानी क्या मतलब कि अगर एटम को देखा जाए, इसके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो आपको देखिए कि इसमें 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन पहले न्यूक्लियस है, यानी इसमें ओवरऑल देखिए कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है। तो एटम जो है ना, इसके बुनियादी तौर पर 2 हिस्से होते हैं। एक इसमें न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट होता है ये, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें प्रोटॉन होते हैं और दूसरा इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद एक्सेप्शन। यानी जो हाइड्रोजन है, प्रोटियम है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व करते हैं। लिहाजा की बातें यही 2 हैं। तो एवरी एटम हैज नियरली ऑल ऑफ इट्स मास, और दूसरा जो होल मास ऑफ द एटम है दैट लाइज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस, व्हाट इज द न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसमें की पॉइंट क्या है, होल मास ऑफ द एटम लाइज इन द न्यूक्लियस। होल मास ऑफ एटम, एटम का जो मास है वो कहाँ पाया जाता है, सारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तमाम जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इनमें से 2 नुमाया है, इनमें 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन है, एक प्रोटॉन है और दूसरा इसमें न्यूट्रॉन है। दूसरा एक और एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि इनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। लिहाजा ये वो प्रॉपर्टी जिससे एलिमेंट जो उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी एलिमेंट में सबसे जो नुमाया प्रॉपर्टी है, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी क्या मतलब, इनका प्रोटॉन नंबर जो है ना वो डिफरेंट होता है, प्रोटॉन नंबर। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने देखा कि हमने पहली बात की है न्यूक्लियस की, दूसरा उसके अंदर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं जिनसे ये मिलकर न्यूक्लियस बनता है एटम का, तो उसमें हमने बात की उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और तीसरा हमने कहा कि एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे से डिफर किसकी बेस पे करता है, प्रोटॉन नंबर की बेस पे, यानी प्रोटॉन पे। लिहाजा आउटसाइड द न्यूक्लियस पार्टिकल जो ना, अब न्यूक्लियस के अलावा यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, जिसको कहते हैं हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट कैन बी ऑक्युपाइड बाय 1 or 2 इलेक्ट्रॉन। लिहाजा आपने देखा कि इसमें 5 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। मसलन क्या, सबसे पहले न्यूक्लियस अंडरलाइन किए हुए हैं, न्यूक्लियस है, दूसरे नंबर पे न्यूक्लियॉन है, तीसरे नंबर पे प्रोटॉन है, चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉन है और 5वें नंबर पे डियर स्टूडेंट ऑर्बिटल्स है। लिहाजा इसीलिए हमने ऊपर भी हाईलाइट कर दिए कि ये 5 पॉइंट जो है ना वो आप ज़हन में रखिए कि एटम के बारे में ये टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। इसके बाद आप देखिए ये मॉडल पेश किया गया कार्बन का। वैसे भी आप कभी किसी भी आइसोटोप को लिखें तो उसके लेफ्ट साइड पे नीचे एटॉमिक नंबर आता है और ऊपर जो है ना वो मास नंबर आता है, ये एटॉमिक नंबर है।
और ये ऊपर जो है इसको कहते हैं मैस नंबर। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है असल में ये Z से ज़ार करते हैं इसको, और मैस नंबर को A से ज़ार करते हैं, A से। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब आप देखिए नीचे, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर डिनोटेड बाय Z, और जो मैस नंबर है दैट इज डिनोटेड बाय A, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज डिनोटेड बाय, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन की तादाद। लिहाजा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 12 - 6, इसमें 6 हैं। और इसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन, लिहाजा आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की, सब शेल में हो या वो ऑर्बिटल में हो या शेल के एतबार से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई, और नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो विद रिस्पेक्ट बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब याद रखिए इस वक्त पहले हमने शेल की बात की है, तो शेल में जो है ना, इसमें पहला N1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में इसमें N2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। और डियर स्टूडेंट, आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात हुई। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लिहाजा अब देखिए आपने इलेक्ट्रॉन को सब शेल में डिवाइड कर दिया, लिहाजा N+ है रूल के तहत ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सब शेल के हवाले से। तो आप देख रहे हैं इससे आपको ये पता चला कि आपने इस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन को शो किया, और ये मॉडल भी आपको इस बात को जाहिर करता है। मसलन क्या, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज से शो किए हुए हैं, और जो ये पहला शेल K है, ये K शेल है और ये इसमें L शेल है। लिहाजा इन दोनों में, दोनों का जो फर्क है वो आपने ज़हन में रखना है। ये L शेल है, लिहाजा और इसके साथ, और डी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो K के बाद L शेल है, ये L शेल है, तो इसमें 2 शेल इन्वॉल्व है, एक K शेल इन्वॉल्व है और दूसरा इसमें L शेल इन्वॉल्व है। और आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से शो किया, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। लिहाजा इसका मकसद है, ये एक मॉडल स्ट्रक्चर आपको बताया गया। तो इसमें सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। और जो एडवाइजेबल बात यह है कि जब भी किसी आइसोटोप को लिखा जाए तो उसमें जो लेफ्ट साइड है, नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर आता है और ऊपर जो है वो मैस नंबर आता है। अब ये देखिए बड़ी आसान सी बात है कि आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन ईच ऑफ दीज आयंस आर शोन बिलो। अब देखिए ये पॉजिटिव आयन है, पोटाशियम आयन है। अब आपने इसमें इन दोनों की मदद से तो आपको ये पता चलेगा कि जो 19 है, ये जो एटॉमिक नंबर है यानी प्रोटॉन की तादाद और इसमें मैस नंबर की तादाद बराबर है। अगर कोई चार्ज के हवाले से फ़र्क आएगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में आएगा, यानी किसी भी एलिमेंट में, एलिमेंट के एटम में जो इलेक्ट्रॉन उनका लॉस या गेन होता है। लिहाजा पोटाशियम आयन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो जो नंबर इसमें लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है और वो प्रोटॉन नंबर है। प्रोटॉन की तादाद है, Z से ज़ाहिर करते हैं, और ऊपर जो है वो मैस नंबर है उसको A से ज़ाहिर करते हैं। तो आपने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो देखिए A - Z दिया गया है और ये 21 इसका की तादाद है। इसमें चार्ज चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज के आने से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड आयन में इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। फिर दोबारा अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो इसमें एटॉमिक नंबर इसका 7 है, इसका मैस नंबर 15 है, और इनको इनमें से माइनस करें तो ये 8 आता है। और लिहाजा चूंकि इलेक्ट्रॉन इसने 3 गेन किए हैं, लिहाजा ये इसमें 10 इसका नाम आएगा। और इसी तरह आगे ऑक्साइड आयन है, तो ऑक्साइड आयन में -2 चार्ज है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिए। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 में से 8 निकालें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जब आप इनके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को माइनस करते तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं, और चार्ज को ऑब्जर्व करते हुए आपने देखना है कि एटॉमिक नंबर जो होगा, अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उतना आप 18 में से, जैसे पहले केस पोटाशियम है तो 19 में से हमने 1 माइनस किया, ये लॉस की सूरत में माइनस होगा। और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी सूरत में वो जो है ना वो गेन इलेक्ट्रॉन का होगा, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो 10 है। इस तरह दूसरे केस में ऑक्सीजन में भी ये 10 होगी। क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुआ।
और इस तरह लास्ट में देखिए अगर दोनों को माइनस किया तो 40 है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गैलियम ने लूज किए हुए हैं, लिहाजा 31 में से 3 निकाल दें तो 28 इसका की तादाद आ गई। इसके बाद देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये जो आपको देख रहे हैं कि यहाँ सबने 7 ही पॉइंट बता दिए। और डियर स्टूडेंट अभी जो हमने पीछे जो डिस्कशन किया है उसमें आपको प्रोटॉन नंबर भी बता दिया, न्यूक्लियॉन नंबर भी बता दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस से आते हैं ये भी बता दिया। अब आइसोटोप के वाले से बात है। आइसोटोप में क्या बात होती है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मसलन कार्बन है, इसके 3 आइसोटोप हैं। देखिए 6 है और ये 12, 6 और ये 13 और ये 6 और ये 14। इस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें आइसोटोप की तादाद 3 है और इसमें सबसे जो स्टेबल आइसोटोप है वो कार्बन 12 है, जो रेफरेंस के लिए भी यूज करते हैं। इसमें बोरान की बात भी हमने कर दी है और इसमें बता भी दिया कि जो प्रोटॉन नंबर है वो एटॉमिक नंबर है और नीचे शो किया, और मास नंबर इसके ऊपर जो शो करते हैं। लिहाजा ऐसी चीजें जो ना पीछे भी हमने रिपीटेडली इनको डिस्कस कर दिया है। लिहाजा नेक्स्ट हम चलते हैं और अब आपको सारी चीजें क्लियरिटी के साथ नजर आ रही हैं। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बोथ एटम एंड आयन फ्रॉम फॉर ए गिवन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर नंबर चार्ज। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए इसमें जो कंडीशन है आपको ए में ये कंडीशन नजर आ रही है वो फुलफिल होते हुए। क्यों? इसलिए कि 11 एटॉमिक नंबर है, एक इसमें प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद देखिए इसमें 10 आ गई। और जो इसमें 11 है प्रोटॉन नंबर है तो प्रोटॉन 11 है और 23 इसका मास नंबर है। और अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो यू कैन फाइंड इसमें न्यूट्रॉन की तादाद भी आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट तमाम केसेस में आप देख रहे हैं यही तरीका हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर जो है वो ए बनता है। क्यों? इसलिए कि इसमें तादाद जो पूछी गई थी तो इसमें क्या पूछा गया था कि कंटेन 12 न्यूट्रॉन हो, 11 प्रोटॉन हो और 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये देखिए ए कंडीशन जो है, ए ऑप्शन जो है ना इसकी कंडीशन को फुलफिल करती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एटम रिप्रेजेंट आइसोटोन्स। आइसोटोप कहते हैं दोज एटॉमिक न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए आपको ये यहां से नजर भी आ रहा है न्यूक्लाइड्स। इसमें आप देखिए आर्गन दिया गया है, कैल्शियम दिया गया, स्कैंडियम दिया गया है। और आप अगर इन दोनों को माइनस करें, 40 में से 18 माइनस करें तो आप देखिए 22 आते हैं पहले केस में। तो पहले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 22 है, दूसरे में भी 22 है और तीसरे में भी 22 है। लिहाजा इनमें चूंकि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है लिहाजा इनको आइसोटोन कहते हैं। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट आप आइसो का लफ्जी मतलब होता है जिसमें सेम जो है वो क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। तो 3 लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स। क्या है आइसोटोप में? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और जो आइसोटोन्स होते हैं, आइसोटोन्स इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। और डी स्टूडेंट एक होता है आइसोबार, दो एटॉमिक न्यूक्लियाई विच हैव सेम मास नंबर। और आइसोबार जो है ना इसमें क्या चीज होती है? सेम मास नंबर। लिहाजा ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो लिहाजा मैंने ये सबको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अगर सेम मास नंबर हो तो फिर क्या होगा? आइसोबार्स हैं। अगर इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं तो ये आइसोटोन्स हैं। और अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं तो ये आइसोटोप्स हैं। इसमें आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज सल्फर। देखिए तीसरा पीरियड है, यानी इसमें 3 शेल इन्वॉल्व हैं। पीरियड का मतलब के, एल और एम। अगर 3 शेल इन्वॉल्व हों तो ये पीरियड कहलाता है थर्ड पीरियड। और इसमें कंपैरिजन है सल्फर के साथ। सल्फर के साथ कंपैरिजन बताना है। तो डियर स्टूडेंट जो हम इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, यानी जो कंडीशन को फॉलो करता है, वो अगर 32 से आप 16 माइनस करें तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद बनती है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है डी। बाकी कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा। वो आपके सामने है कि सल्फर जो है उसमें 16 प्रोटॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर उसका 32, 16 माइनस में आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और फास्फोरस में भी अब यही अगर देखें तो जो डिफरेंस है
इन दोनों में आप नोट करें सेम नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका डी है, और ये आपके सामने है। इसके बाद है क्वांटम नंबर्स। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि क्वांटम नंबर 4 वैल्यूज हैं, एन एल एम एस। ये 4 वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू, देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर हाइड्रोजन एटम। डियर स्टूडेंट, ये जो है इसको अगर आप अपने अंदाज से यानी सिंप्लीफाई करना चाहें तो असल में ये बुनियादी तौर पर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती हैं। दे टेल अस अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है, यानी उसका पोजीशन बताती हैं एटम के अंदर कहाँ है, और विद रिगार्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें इससे हासिल होती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इज ए कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 4 क्वांटम नंबर। तो आप देखिए इसका बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कोई आदमी शहर में जाए तो उसके लिए वहाँ जाना, किसी आदमी को मिलने के लिए ज़रूरी है कि उसको क्या क्या चीज़ें पता हों, उसको उसका आदमी का नाम पता हो, और उसके साथ साथ उसके कंप्लीट एड्रेस के लिए उसके क्या चीज़ें चाहिए उसका नाम पता हो, और शहर किस में रहता है वो पता हो, फिर उसका ब्लॉक पता हो, और फिर स्ट्रीट और हाउस पता हो। जिसी तरह हाउस जो है ये किसी भी आदमी के पाए जाने के चांस सबसे ज़्यादा उसके हाउस में होते हैं। तो हाउस जो है ना वो स्पेसिफिकली पर्सन के हवाले से है। इसी तरह जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन के हवाले से, एटॉमिक ऑर्बिटल असल में ये हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा दोनों चीज़ें रिलेट करने के लिए हमने ये बात तशबीह दी है, रिलेट किया सिटी को एटम के साथ। और जिस तरह शहर में टाउन्स होते हैं, इसी तरह एटम में शेल होते हैं। जिस तरह शहर में ब्लॉक्स होते हैं, इसी तरह एटम में सब शेल होते हैं। जिस तरह शहर में घर होता है जिसमें आदमी के पाए जाने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको हाउस कहते हैं। इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल में भी वो स्पेस या रीजन है जिसमें सबसे जिस चांस होते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। लिहाजा ये क्वांटम नंबर जो है ना ये हमारे लिए बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। असल में आइडेंटिफिकेशन नंबर हैं ये, और ये स्पेसिफाई करते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो लिहाजा इनका तल्लुक जो है डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। ये हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी के बारे में एटम के अंदर वो कहाँ लोकेट है, कहाँ पाया जाता है, ये कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब देखिए क्वांटम नंबर 4 हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, और हमने आगे आपकी आसानी के लिए 4 पॉइंट का भी जिक्र कर दिया। सबसे पहले क्या है कि इसकी मदद से यानी एन वैल्यू की मदद से आप क्या बता सकते हैं, एटॉमिक रेडियस, आप बता सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप बता सकते हैं एन जो रिलेटेड विद द पीरियड है, और दूसरी बात कि आप बता सकते हैं एक शेल में कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और फार्मूला जो बोहर ने बनाया था 2n²। आपने जो कुछ आपने ऊपर पढ़ा हमने उसको नीचे इसमें जाहिर भी कर दिया। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, रेडियस, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। और अब देखिए इसकी वैल्यू में अगर n की वैल्यू मालूम हो तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर मौजूद है। इसी तरह अगर आपको एनर्जी मालूम करनी है तो अगर आप n की वैल्यू बता दें, तो आप n अगर आपको मालूम हो तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल में कितनी है। और आपको याद होगा कि बोहर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इसकी यूनिकनेस है और जिस वजह से ये कामयाब हुआ था वो ये था कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एनी फिक्स्ड ऑर्बिट इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर डी स्टूडेंट आप एन की वैल्यू फिक्स कर दें तो लिहाजा उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स हो जाती है। लिहाजा आप देख रहे हैं कि 4 इन्फॉर्मेशन जो हमें इससे मिलती है। हम रेडियस मालूम कर सकते हैं, और आपके पास फैक्टर मौजूद है, आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं, आपके पास उसकी कैलकुलेशन मौजूद है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल मालूम कर सकते हैं, आपके पास फार्मूला मौजूद है, और एन इज रिलेटेड विद द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब वो पीरियड कैसे रिलेटेड है, मसला आप देखिए ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। अब देखिए इसमें 2, 8 और 1, इसमें असल में एन वैल्यू 3 हैं, यानी ये k है, ये l है और ये m है। लिहाजा आप देख रहे हैं कि इनकी एन वैल्यू भी अगर आप देखिए इसमें 1 है, 2 है और 3 है, यानी इसमें तीसरा शेल इन्वॉल्व है। लिहाजा इसमें 3 शेल इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये पीरियड जो है ना इस एलिमेंट का जो यानी सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट है
तो डियर स्टूडेंट आपको याद रखना चाहिए कि वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो लिहाजा n जो है वो रिलेटेड विद द पीरियड है, यानी अगर कोई फोर्थ पीरियड है तो इसका मतलब उसमें 4 शेल इन्वॉल्व हैं और 4 शेल जो हैं वो n से रिलेटेड है। इसी तरह अब एजीमुथल क्वांटम नंबर है, आप देख रहे हैं कि इसमें 5 पॉइंट है। नंबर 1 क्या है, ये बताता है नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल। जिस तरह मैंने अभी कहा था कि सिटी में जिस तरह टाउन्स होते हैं इसी तरह एटम में शेल्स होते हैं, जिस तरह सिटी में ब्लॉक्स होते हैं इसी तरह ये सब शेल हैं और सब शेल को एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं और ये हमें बताता है नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल। दूसरी क्या बात है, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तीसरी क्या, वैल्यू ऑफ n किसके बराबर है, l, ये बराबर है n-1। अब डियर स्टूडेंट आपके सामने है, अगर l जो है ना की वैल्यू n-1 है तो जब l 0 होगा तो s सब शेल होगा, और अगर ये l जो 1 होगा तो p सब शेल होगा, अगर l 2 है तो ये d सब शेल होगा, और अगर ये l वैल्यू 3 है तो ये f सब शेल हो। लिहाजा इस फार्मूले की मदद से आप l की वैल्यू निकाल सकते हैं n-1, यानी अगर n 1 है तो फिर क्या l 0 है, और अगर l 0 है तो यह सब शेल है। इसी तरह आप दूसरों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी की मदद से। लिहाजा ये मैंने आपके सामने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। इसी तरह अगर आप निकाल लें कि n इसमें 2 है तो फिर क्या होगा, l की वैल्यू क्या होगी 2 - 1, और डियर स्टूडेंट ये वैल्यू 1 होगी और ये होगा p सब शेल होगा। तो आपको इसमें बताना ये मकसद था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और भी नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और 5 पॉइंट देखिए क्या है जो मैंने ऊपर एलेबोरेट भी कर दिया और आपको ऊपर हाईलाइट भी कर दिए। 5 पॉइंट क्या है, एक नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वैल्यू ऑफ l n-1 है, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल। तो आपने देखा कि ये फार्मूला है 2 × 2l + 1। लिहाजा इसकी मदद से आप देख सकते हैं सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी। आप इस फार्मूले के मुताबिक आप देखिए तो इसमें s जो है, p जो है, d जो है और f जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद s में 2 है, p में 6 है, d में 10 है और f में 14 है। तो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की तादाद भी इनमें इस फार्मूले के मुताबिक हम निकाल सकते हैं। मसलन l अगर 2 हो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 + 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब l वैल्यू 2 है तो वो d सब शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 हो जाएगी। लिहाजा आगे देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें 3 पॉइंट हैं। तो ये मकसद ऊपर लिखने का मकसद ये है कि आपको एट ए ग्लांस पता चले कि मुझे 3 पॉइंट मुझे ज़हन में आने चाहिए। मसलन क्या है, ये डीजेनरेसी बताता है, यानी एनर्जी इलेक्ट्रॉन सेम है। ओरिएंटेशन ऑर्बिटल कि वो x, y और z के लॉन्ग पाए जाते हैं, यानी उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू x, y और z। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैंने वैल्यू भी आपके सामने लिख दी कि इसकी जो m की वैल्यू l पे दारोमदार है। फार्मूला आपके सामने है 2l + 1। तो जब l 1 होगा तो ये जो है ना l 0 होगा तो देखिए उस वक्त m की एक वैल्यू है वो सिर्फ s सब शेल के लिए, यानी s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। जब l की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू जब 1 होगी तो देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 + 1, इसका मतलब 3 वैल्यूज होंगी और वो होगी p एटॉमिक ऑर्बिटल। जब इसी तरह वैल्यू पुट करते जाएं तो जो आपका d होगा उसके लिए 5 वैल्यूज हैं, और आपने देखा कि मैंने इनको सामने भी आपके एलेबोरेट कर दिया। तो लिहाजा l 0 है तो इसमें s सब शेल में 1 एटॉमिक ऑर्बिटल है, p सब शेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है 3, और d में जो एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद 5 है। ये डियर स्टूडेंट आगे भी इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ये हम आगे भी आपको बता देंगे इसके बारे में मजीद भी। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये गाउड-स्मिथ और यूलिनबिक ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट 2 तरह से है, एक अराउंड द न्यूक्लियस और एक अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस। तो लिहाजा 2 तरह की मूवमेंट शो करता है, अराउंड द न्यूक्लियस और सेल्फ रोटेशन। सेल्फ रोटेशन में अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस 2 तरह से है, या क्लॉकवाइज है और या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर क्लॉकवाइज हो तो +½ है और अगर एंटी क्लॉक हो तो -½ है। तो लिहाजा ये कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। लिहाजा ये वो वैल्यूज हैं जिसकी मदद से हमें एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम होता है। अब आप देखिए जो मैंने पीछे आपसे सब बात शेयर की थी कि n वैल्यू ये हैं और शेल से रिलेटेड है n, और ये जो है सब शेल से रिलेटेड जो वो l है, और ये जो इससे रिलेटेड जो है वो m है। और आप यहाँ देख भी रहे हैं
कि इनके कंपैरिजन से आपको नजर आया n वैल्यू 7 है, तो उसमें शेल भी 7 है और देखिए पीरियड भी 7 है। इसका मतलब कुदरत का निज़ाम देखिए कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर को। हमारे पीरियड में 7 पीरियड्स हैं। क्यों 7 पीरियड्स हैं? असल में 7 शेल हैं और n की वैल्यू भी 7 है। इसी तरह सब शेल क्या है? सब शेल इसमें 4 हैं, s, p, d और f। वहाँ उसके बारे में ऊपर अभी आपके सामने है। l वैल्यू 4 है, सब शेल भी 4 हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी आपके सामने मेंशन है। इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल है और देखिए इसके बाबत तफसील से मैंने कहा था, आगे भी हम बताएंगे। जब m 0 हो तो याद रखिए उसमें एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वो s है। और जब m की वैल्यू क्या हो, इसमें 3 वैल्यूज हों तो p ऑर्बिटल हैं, 3 वैल्यूज हैं। और जब इसकी वैल्यू 5 हो तो d ऑर्बिटल हैं, जब इसकी वैल्यू 7 हो तो डियर स्टूडेंट ये f ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो आप देखें s में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, p में 3 है, d में 5 है और s में 7 है। और ये आपके सामने स्केच भी नजर आ रहा है। n वैल्यू 1 है तो शेल k है और इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें 2 है, 2n स्क्वायर के फार्मूले से। ये हमने इलेक्ट्रॉन की तादाद भी मालूम कर दी। n 1 है और इसमें n में वैल्यू पुट करें तो 2 है। जब n 2 होगा तो 2n स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन की तादाद आती है। k के बाद l शेल है। जब n 3 है तो ये m शेल है और इलेक्ट्रॉन की तादाद वो 18 है और ये 4। डियर स्टूडेंट आप ये भी याद रखिए कि जब n की वैल्यू 4 से ज़्यादा होती है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा 5 में क्या होगा, रिवर्स होता है फिर। और रिवर्स में क्या होता है कि 5th में इलेक्ट्रॉन की तादाद 32 होगी, 6 में 18 होगी और 7 में 8 होगी। इस तरह आप देखिए सब शेल के हवाले से, जिस तरह n के हवाले से 3 वैल्यू का हमने जिक्र किया, सब शेल के हवाले से भी 3 वैल्यू आपके सामने है। s सब शेल तो l वैल्यू 0, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है। इसमें p सब शेल के लिए l वैल्यू 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। इसमें d सब शेल l वैल्यू 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। f सब शेल इसमें l वैल्यू 3 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 है। इसी तरह इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। देखिए इसमें सब शेल, एटॉमिक ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। s सब शेल है, इसमें m की वैल्यू 1 है, एक ही ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल कोई भी हो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा 2 होती है। p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 3 वैल्यूज हैं और हर एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन है, 6। इस तरह d में देखिए 5 वैल्यूज हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी। तो आपको तरतीब से नजर आ रही है चीज़ें कि s जो है ना वो पहले शेल से शुरू हो जाता है, ये भी तफसील से हमने इसका जिक्र किया हुआ है। और p जो वो दूसरे शेल से शुरू होता है, d जो वो तीसरे शेल से शुरू होता है और f जो है वो 4th शेल से शुरू होता है। तो एनर्जी के अतबार से विद रिगार्ड टू न्यूक्लियस तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो इसमें होती है f में। लिहाजा f की एनर्जी ज़्यादा होगी और ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर पर है, लिहाजा इसका आंसर जो है ना वो d है। और ये आपको सीक्वेंस बताया हुआ और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अब आप देखिए शेप्स की बात हो रही है। जो s ऑर्बिटल है, जैसे मैंने आपको अभी बात बताई कि इसके बारे में 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। आपके सामने नजर आ रही है इसकी शक्ल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो ये आपने याद रखना है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और ये शेप है इसकी और ये आपको नजर आ रहा है स्फेरिकली सिमेट्रिकल और ये यूजुअली शोन बाय ए सर्कल। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि n की वैल्यू के इंक्रीज होने से s ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता है। देखिए उसकी तफसील क्या है कि 2s ऑर्बिटल का साइज जो है 1s से ज़्यादा है। इसी तरह जो s एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल कोई भी हो, बल्कि हाइब्रिड हो, एटॉमिक हो, इस तमाम में इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा 2 आती है। तो लिहाजा ये 4 पॉइंट मुकम्मल हो गए। एक इसकी स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप है, सर्कल की शक्ल में नजर आता है। दूसरा n वैल्यू के बढ़ने से साइज बढ़ता है और 2s का साइज जो है ना 1s से ज़्यादा है और जो s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डिस्टेंट आगे देखिए p सब शेल। p सब शेल जो है इसमें 4 p एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें 4 पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। नंबर 1 क्या है, ये डंबल शेप इसकी स्ट्रक्चर है। ऑल द 3 p ऑर्बिटल जो है ना px, py और pz जो है ये डंबल शेप स्ट्रक्चर रखते हैं। यानी जो वेट लिफ्टर जो है वेट उठाते हैं उनकी जो शेप है वो ये बनती है। मसलन ये रॉड है, इस तरह वो शक्ल यूं बनाते हैं डंबल शेप, यानी ये वेट होते हैं और ये शक्ल डंबल शेप है। और दे हैव 3 ओरिएंटेशन। अब देखिए
एक x के लॉन्ग है और एक y के लॉन्ग है और एक z के लॉन्ग है। ये x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, यानी किस पोजीशन में वो लाई करते हैं वो ओरिएंटेशन है। तो ये 3 एक्सिस के लॉन्ग एग्जिस्ट करते हैं, x, y और z। और जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा क्या होती है, 2 होती है। नेक्स्ट, अब आप देखिए d ऑर्बिटल 5 है। इसमें d ऑर्बिटल की तादाद यूं है, ये 5 तादाद में, इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं। एक वो ऑर्बिटल हैं जो ऑन दी एक्सिस लाई करते हैं और एक इन बिटवीन दी एक्सिस। ये ऑर्बिटल विच लाई ऑन दी एक्सिस, ये है dz स्क्वायर है, dx स्क्वायर y स्क्वायर है, ये ऑन दी एक्सिस हैं। और ये जो ऑर्बिटल है इन बिटवीन दी एक्सिस, ये ऑन दी एक्सिस है, और ये जो है इन बिटवीन दी एक्सिस है, ये dxy है, dyz है और dxz है। तो डी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, यानी dxy है, dyz है और dxz है। तो 3 ऑर्बिटल ये हैं, जो 3 ये हैं जो इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, और 2 ऑर्बिटल ये हैं जो ऑन दी एक्सिस हैं। लिहाजा डी ऑर्बिटल में आपने देखा जो फर्स्ट 3 शो किए हुए हैं, ये क्या हैं, ये जो है ना ऑर्बिटल इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, इन बिटवीन एक्सिस। और ये जो नीचे हैं ये 2, ये ऑन दी एक्सिस हैं, ये एक्स के ऊपर पाए जाते हैं, वो इन बिटवीन दी एक्सिस हैं और ये ऑन दी एक्सिस हैं। लिहाजा इनको dz स्क्वायर को कॉलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो ये शेप भी याद रखिए इसके हवाले से। समरी देखिए, एस एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही है। एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, px, py और pz, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो डी स्टूडेंट आप ये चीज़ें तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ और ये आपके सामने है। ऑर्बिटल कोई भी हो, एटॉमिक ऑर्बिटल हो, एस हो, p हो, d और f का हो, इलेक्ट्रॉन की तादाद उसमें 2 आती है। लिहाजा बड़ी तफसील के साथ आपके सामने ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डियर स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में जो रिलेटेड टर्म्स हैं, पहले मैं आपको वो क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ लें व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन among various subshells or atomic orbital is called electronic configuration। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो ना बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन का सबशेल में या एटॉमिक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन among various subshells और atomic orbital is called electronic configuration। अब इसके साथ साथ जारी बात है, ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी रूल के तहत है। तो इस रूल के लिए, तो इसमें 3 रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। उसमें आबाहू प्रिंसिपल है, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हुंड्स रूल है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये रूल जो आबाहू प्रिंसिपल ये क्या है, इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सबशेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबशेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, एंड द इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट प्लेस्ड इन, और ये विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी जो है, ये सबशेल की अरेंजमेंट इसमें बताई गई है। और इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो इंपॉर्टेंट रूल है n+l रूल। तो ये जो अबव प्रिंसिपल है, ये n+l रूल इसमें मेन चीज़ है जो इसका की पॉइंट है। अब आपने इसमें आपने देखा, मैंने एग्जांपल से भी ये बात आपके सामने शेयर की है कि 4s और 3d में अगर डिसाइड करना हो कि प्रेफरेबली इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में पहले जाएगा, तो 4s में देखिए 4n वैल्यू है और इसकी जो s वैल्यू है वो 0 है एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक। लिहाजा इसमें टोटल जो है देखिए 4 आ गया सामने दोनों का। और 3d में 3n वैल्यू है और d जो है l वैल्यू इसकी d है कि l वैल्यू 2 है, तो लिहाजा 5 है। इस रूल के तहत इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबशेल में जाते हैं जिसकी एनर्जी कम हो। डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक और चीज़ भी आपके सामने मैं बताता चलूँ कि अगर तो इनका एनर्जी डिफरेंस हो, जैसे कि इसमें 4s और 3d में ये वैल्यू में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी 4s की लेस है दैन 3d, आप देख रहे हैं इसमें। लेकिन ऐसे भी होता है कि ये एनर्जी दोनों की बराबर हो सकती हैं। मसलन अगर मैं कहूँ 4p
इस पे n+l रूल लगाया जाए और 3d पे n+l रूल लगाया जाए, n+l, तो आप देखेंगे इसमें जो है ना 4 + 1 5 और 3 + 2 5। अब आप देख रहे हैं यहां भी वही n+l रूल है, मगर इसमें वो दोनों वैल्यू बराबर हैं। अगर डियर स्टूडेंट n+l वैल्यू दोनों की बराबर हों तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली उस सब शेल में जाता है जिसकी n वैल्यू कम हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेफरेबली वो थर्ड सब शेल में पहले जाएगा, थर्ड सब शेल में। तो लिहाजा 3d सब शेल जो है इज फिल्ड फर्स्ट, ये पहले फिल होगा। तो आपने इन दोनों रूल्स में ये चीज देख ली। ये पहला रूल है जिसका हमने यहां जिक्र किया, यानी अगर दोनों का एनर्जी डिफरेंस हो तो फिर ये पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी n+l वैल्यू कम है, और अगर ये दोनों बराबर हों, अगर ये दोनों का सम बराबर आ जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले जाएगा जिसकी n वैल्यू कम है। इसके बाद है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखिए इसके मुताबिक रूल क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन एटम टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन, यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। अब ऐसे, अब यहां पर इस रूल में एक तो आपके सामने ये 2 डेफिनेशन दे दी गई हैं, और तीसरी ये है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। लिहाजा जो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है एटॉमिक ऑर्बिटल में, लिहाजा इसमें जो की पॉइंट क्या है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, और इनकी स्पिन क्या होगी, ये अपोजिट स्पिन होगी इनकी। लिहाजा ये रूल इसके मुताबिक है। और इसमें दूसरा रूल ये है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर वैल्यू वो सेम नहीं हो सकती। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट ये एक और हमने लिमिटेशन जो है, एक और हमने रूल इम्पोज कर दिया। पहला रूल था कि उनकी फिलिंग विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी होगी। दूसरा, एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और ये रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब लास्ट यानी हुंड्स रूल क्या है कि अगर एक इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हमें अवेलेबल हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी अवेलेबल हैं, और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन जो है आर टू बी प्लेस्ड इन देम, और उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आपने उसमें रखने हैं, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन उनको जो है उनको सेपरेट ऑर्बिटल में रखा जाए विद द सेम स्पिन रादर देन पुटिंग देम इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। देखिए डियर स्टूडेंट, आपने यहां ये चीज देखी। अब आपके सामने ये जो रूल मैंने बताया कि अब हमारे पास ये इस रूल के मुताबिक ये 3 डीजनरेट p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी बराबर है। एनर्जी कहां से पता चली, n वैल्यू बराबर है। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन इस रूल के मुताबिक क्या है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अलग अलग सेपरेट ऑर्बिटल में आ जाएंगे। और दूसरा क्या है कि 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, और 2py में एक इलेक्ट्रॉन, और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, और सब की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है। अब आप देखिए ये रूल के मुताबिक है, इसीलिए इस रूल के मुताबिक आप देख रहे हैं इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी याद रखिए कि जो हुंड्स रूल है इट हेल्प अस टू डिटरमिन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ये वैलेंसी मालूम करने में हमारी हेल्प करता है। लिहाजा आप देखते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो लिहाजा यहां से बाज़ा तौर पर यह भी पता चल रहा है कि इस रूल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर उनके पास डीजनरेट ऑर्बिटल हों तो इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली सेपरेट ऑर्बिटल में जाते हैं और उनकी सेम स्पिन होती है। और अगेंस्ट द रूल क्या देखिए, उसका भी नीचे एग्जांपल दी गई है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप 2px में दे दें और एक y में दे दें और 2pz खाली रखें, तो ये अगेंस्ट द रूल है। तो डियर स्टूडेंट, ये अगेंस्ट द रूल जो है वो ये गलत है, और रूल के मुताबिक इसमें पहली स्टेटमेंट जो है ना, पहली कन्फिगरेशन सेम है यानी करेक्ट है। लिहाजा इसमें वैलेंसी जो है उसका कंसेप्ट भी सामने आ रहा है कि दिस हेल्प अस टू डिटरमिन वैलेंसी, इसमें 3 है। तो आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद एटॉमिक ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी।
द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, इस तरह भी इसको हम कहते हैं। इस तरह से दो डेफिनेशन है वैलेंसी की, इट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, या इट इज द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये दोनों तरह से आप डेफिनेशन देख रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये 3 रूल्स हैं जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, और इनमें से कोई ना कोई सवाल एंटी टेस्ट के हवाले से ज़रूर आएगा। लिहाजा आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की सब शेल में है वो इन रूल्स के तहत, और ये 3 रूल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, अभी हमने जो बात की थी कुछ टर्मिनोलॉजीज की, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आपको बात बता दी है, और ये आपके सामने भी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग वेरियस सब शेल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक और दूसरी डेफिनेशन देखिए, ग्राउंड स्टेट क्या है। डियर स्टूडेंट, आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन, जो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, यानी जो बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्साइटेशन से पहले तमाम जो एटम है जिसमें उनकी जो एनर्जी होगी एन वैल्यू, और वो प्रमोट होने से पहले, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट देखिए एक और टर्म है, एन एटम इज सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट व्हेन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज वेकेंट एंड द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। जैसे कि आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में मौजूद है और वो विजिबल लाइट से एनर्जी हासिल करता है और फिर वो एक्साइट होता है, हायर एनर्जी में चला जाता है, और जहाँ से वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर गया वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वेकेंट हो जाएगा, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लिहाजा उसी के हवाले से ये डेफिनेशन आपके सामने है कि एन एटम इज सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट व्हेन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज वेकेंट। वो वेकेंट कैसे हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल में चला गया, और जो नीचे वाला वो खाली हो गया और ऊपर में इलेक्ट्रॉन चला गया। इसी तरह डीजनरेट ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड डीजनरेट। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सबशेल विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू n+l रूल। यहाँ अबाउ प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, और आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है कि when 6d सबशेल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। अब आपके सामने तरतीब दी हुआ है, देखिए 6d यहाँ दिया गया है, और इसके फौरन बाद क्या आएगा, 7p आएगा। तो इसका आंसर जो है वो ये 7p है। और अब आप इसको रूल पर अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि 6d और 7p में, अब देखिए 6d अगर आप अप्लाई करें 6 + 2 n+l रूल के तहत तो ये 8 है, और जो 7p है इसमें अप्लाई करें 7 + 1 तो ये भी 8 है। अब आप डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि दोनों की एनर्जी बराबर आ गई n+l रूल के तहत। अब इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले जाएगा जिसकी n वैल्यू कम है। तो आपने देखा कि n वैल्यू ना 6d में पहले इलेक्ट्रॉन गया, अब उसके बाद तरतीब किसकी आती है, उसके बाद एनर्जी सबसे ज्यादा जाना 7p की है। तो आपके सामने है, मैं ये बात कर रहा था आपसे, इसमें अब देखिए सब शेल, एस सब शेल जो है ना फर्स्ट शेल से शुरू होता है और 7 तक जाता है, इसीलिए एस जो है ना वो कितने हैं, 7s हैं, s2 टोटल 7 है। p कितने हैं, p आप देखिए इसमें टोटल 6p हैं, टोटल p जो है ना 6 है। और इसी तरह से d कितने हैं, अब देखिए इसमें 3d है, 4d है, 5d और 6d है। और अब d देखिए तो d इसमें कितने हैं, 4ds हैं। और f कितने हैं, f इसमें 2f है। टोटल तादाद की मैं बात कर रहा हूं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s पहले से शुरू होता है और लास्ट तक जाता है, और p जो है सेकंड से शुरू होता है लास्ट तक जाता है, d जो है 4 से शुरू होता है और ये 6 तक जाते हैं d, और जो f है वो 4 से शुरू होता है और 5 पे खत्म हो जाता है। लिहाजा डियर स्टूडेंट आपके सामने बड़ा सीक्वेंस दिया गया है, और आप देख सकते हैं इसमें एनर्जी लेवल जो है ना ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सबशेल विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एनर्जी गिवन है, और आपने इसको बहुत अच्छी तरह याद करना है। इसमें एक रेफरी ये भी रूल है कि हर 2 सबशेल के बाद नेक्स्ट जो सबशेल है वो चेंज हो जाता है। मसलन S2 के बाद P आ जाएगा। अब देखिए जब 2 दफा P जो आ गया S के बाद, तो फिर जो है ना S के बाद D आ जाएगा। अब 2 दफा D के बाद S के बाद फिर F आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 4S के बाद 3D आया,
और फिर 4d आ गया। इसी तरह s के बाद 2 दफा f आएगा, इसी तरह s के बाद 2 दफा p आया। तो लिहाजा s के बाद जो सब शेल है 2 दफा जब सब शेल नेक्स्ट रिपीट होता है तो उसके बाद जो तीसरा सब शेल होता है वो शामिल हो जाता है। देखिए s के बाद 2 दफा p, s के बाद 2 दफा d और s के बाद 2 दफा f, और ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सब शेल है जिसको डी स्टूडेंट आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें है कि व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब जाहिर बात है आप तमाम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको फौरन पता चलेगा कि किस में ऐसा मुमकिन है, और ये डियर स्टूडेंट डी में ऐसा मुमकिन है, किसी और में ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर कॉन्फ़िगरेशन करें आप इन तमाम की करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ इसमें ऐसा मुमकिन है। 6 जो है ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है, 14 जो है ये सिलिकॉन का है, और 16 जो है वो सल्फर का है। तो अगर आप 6 देखिए तो देखिए 1s2, 2s2 और 2p2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद है 2px, 2py और 2pz। तो डी स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 1-1 है। और उसके बाद आप देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 ही रहेंगे, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें हैं सिलिकॉन में। इसी तरह अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें सल्फर की 16s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p4 है। अब देखिए डियर स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 3px में 3py है और 3pz है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है px py में, और इसके सिलिकॉन में भी आप देखिए कि यहाँ पे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन की तादाद बनती है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और सल्फर में आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, 12 और 4, 16। लिहाजा पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्वाय इसके आयरन के, ये आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, स्वाय आयरन के जिसमें आपका जिक्र भी किया हुआ ऑप्शन में भी, और ये डी में भी, इसकी सोल्यूशन में भी ये बात की हुई है कि एटॉमिक नंबर इसका 26 है। अब आप देखिए 26 में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इलेक्ट्रॉन 2s में चले गए, पहले 4s की एनर्जी कम है, तो उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन चले गए 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में 2 जो है वो पेयर्ड है और बाकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डी स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 26 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो ये है। इसका आंसर जो है वो डी है। इसके बाद है दी इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सब शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, दिस इज अकॉर्डिंग टू। अब आप रूल देखिए, ये रूल आप पहले पढ़ चुके हैं, तमाम रूल का हम बारे में बता भी चुके हैं। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसका है, और दूसरा इसमें आपको ने बताया था पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल में आते हैं। अबव प्रिंसिपल n+है रूल के तहत है, जिसमें ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सब शेल में जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं। हुंड्स रूल जो ना इसके बारे में जिक्र हो चुका है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक और रूल प्रिंसिपल है। ये दोनों चीज़ें यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोजीशन दोनों साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में है। तो इसमें आंसर जो है यानी वो बी है, अबव प्रिंसिपल इसका आंसर है। तो इसमें यही क्वेश्चन आपसे बताना था। तो इनमें इसकी पोजीशन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अनसर्टेनिटी है, लिहाजा इसमें आंसर जो है वो जो सवाल के मुताबिक वो बी है। यानी अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली। यानी दोनों जो है ये दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लिहाजा ये बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हम ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली बता सकते हैं, मगर इसके मुताबिक नहीं। इसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये टॉपिक के बारे में लेक्चर 1 में भी हम ये डिस्कशन कर चुके हैं, लिहाजा इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि ये रिवीजन है। दूसरे लफ्ज़ों में चूँकि सिलेबस का ये हिस्सा था इसलिए इसको बताना यहाँ ज़रूरी था, इसलिए हमने इसके मुताबिक दोबारा इसको यहाँ पुट किया है। और इसमें आपको पता है पहले डेफिनेशन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल
of its isolated gaseous atom in its ground state। तो डियर स्टूडेंट आप लफ्ज़ गौर करें तो इसमें मिनिमम का लफ्ज़ बड़ा टेक्निकल है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे निकालना जिससे आसान होता है वही हम उसको लेते हैं। लिहाजा जो मेटल है नॉर्मली उनकी आयोनेशन एनर्जी कम होती है और दैट इज़ द रीज़न दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल है उनकी आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करने को प्रेफर करते हैं रादर दैन टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसलिए मिनिमम का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में चार चीज़ें बड़ी अहम है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट यानी वेलेंस शेल से, और एटम क्या हो, आइसोलेटेड गैसेस एटम हो और ग्राउंड स्टेट में हो। तो लिहाजा ये चार चीज़ें बड़ी अहम है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना, आउटर मोस्ट शेल से, आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। एक और भी डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट इसकी कि आयोनेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर। तो लिहाजा ये डेफिनेशन भी बाज़ का पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको भी याद रखें। इसके बाद है फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया इसका जिक्र पहले भी हो चुका है और ये डिटेल से वजाहत कर दी गई है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होती है उतने आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि लॉन्ग द पीरियड जो है वो आयोनेशन एनर्जी बढ़ती है। एटॉमिक साइज और आयोनेशन एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आयोनेशन एनर्जी अगर एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा जैसे कि ग्रुप में है तो आयोनेशन एनर्जी जो है ना वो कम होगी। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट है, इसके साथ भी रिलेशन जो इन्वर्स है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ फील्ड शेल ज़्यादा होंगे बिटवीन वैलेंस शेल और एटम के न्यूक्लियस के दरमियान, उतने ही ज़्यादा कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी आयोनेशन एनर्जी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है नंबर ऑफ फील्ड शेल जितने ज़्यादा होते हैं उनके एतबार से, उनमें जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और इसीलिए उसकी आयोनेशन एनर्जी कम होती जाती है। यही वजह है कि सबसे कम आयोनेशन एनर्जी जो है वो सीजियम की है पीरियोडिक टेबल में, और सबसे ज़्यादा आयोनेशन एनर्जी जो है वो हीलियम की है। इस तरह पेनिट्रेशन है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है उतनी उसकी आयोनेशन एनर्जी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। लिहाजा एस जो है वो सबसे करीब है, लिहाजा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इस तरह ये जो ट्रेंड्स बताया गया है कि अलॉन्ग द पीरियड जो है वो आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, और इसके रीज़न आपके सामने हैं और ये पहले लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ इनको डिस्कस कर चुके हैं हम। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और नोबल गैसेज हैं, इसलिए कि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। लिहाजा चूंकि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, रिलेटिवली इनकी आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा है। और एक और चीज़ कि जो अल्कली मेटल हैं, क्योंकि इसमें अल्कली मेटल में एस में एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, पेयर्ड नहीं है, और रिलेटिवली इसकी आयोनेशन एनर्जी सबसे कम है। इसीलिए कहते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट, इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड द एलिमेंट always have lower ionization energy and that is why it act as a reducing agent, and element जो है at the end of the period they have relatively high ionization energy and they act as oxidizing agent। लिहाजा अल्कली मेटल जो हैं इनकी एनर्जी कम होती है और नोबल गैसेस की आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि अल्कली मेटल जो है दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आगे जो एलिमेंट है नोबल गैसेस और जो हेलोजन्स हैं ये जो है ना ये एक्ट करेंगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चूँकि नोबल गैसेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो इससे पहले जो हेलोजन है रिलेटिवली सारे हेलोजन जो है ना दे एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए इसमें इन 5 पॉइंट में जो वाज़ह तौर पर पहली बात की वो पहली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है, फिर अल्कली मेटल और नोबल गैस का कंपैरिजन। अल्कली मेटल जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टार्टिंग पीरियड में है, फर्स्ट ए में, और ये नोबल गैस 6th 8th ए में है, तो लिहाजा उनकी जो आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा और शुरू में जो एलिमेंट उनकी आयोनेशन एनर्जी हमेशा कम होती है। इसलिए हीलियम जो है, अब देखिए हीलियम जो है लास्ट में है, बेसिकली तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन 8th ए ग्रुप में इसको शो किया गया है और इसकी आयोनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। वैल्यू आपके सामने इसलिए कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और साइज इसका स्मॉल है, इसी वजह से इसकी आयोनेशन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा। और सीजियम की ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है फर्स्ट ए का,
और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। क्यों? ये सबसे इसका साइज बड़ा है और इसमें नंबर ऑफ फील्ड शेल ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, डाउन दी ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो ये सवाल भी एंटी टेस्ट में पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है और कौन सा है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। और इस तरह सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है, यानी थर्ड जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है सेकंड से और सेकंड के मुकाबले में फर्स्ट में। तो लिहाजा ऑर्डर क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से निकालना है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी इसलिए चाहिए कि अब ओवरऑल न्यूक्लियस ओवरऑल आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, अब ज़्यादा न्यूक्लियस का ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का होल्ड हो जाता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना हमेशा इंक्रीज होती है, यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है ना इंथैल्पी चेंज जो है ना वो ज़्यादा है और सेकंड ज़्यादा है फर्स्ट से। लिहाजा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकंड से ज़्यादा और सेकंड की जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा है। अब आप देखिए आगे यही चीज़ें जो है ना हमने अलॉन्ग दी पीरियड बता दी हैं कि देखिए ये जो तरतीब है एंथैल्पी चेंज के हवाले से, इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इन दोनों में जो बात हमने बताई है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसका नाम है, तो इस हवाले से इसमें बेरिलियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है देखिए बोरान से ज़्यादा है, बोरान से ज़्यादा है, इसलिए कि ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब आप तरतीब देख रहे हैं स्टार के साथ जो शो किए हैं ये रेगुलर ट्रेंड को जाहिर करते हैं और नीचे भी यही बात आपके सामने है, इसका जिक्र हम पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट द सेकंड एलिमेंट हैज़ ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दैन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो ये आंसर इसमें जो है वो सी है, इसलिए कि अभी जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं कि हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है और वो नियॉन से ज़्यादा है, इसलिए इसमें आंसर सी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात हो रही है और डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एब्जॉर्ब्ड कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए गैसियस एटम टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन, यानी एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब है। ये इसका मतलब जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस वक्त एनर्जी जनरली रिलीज होती है और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन डेवलप होती है, उसको काउंटर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और ये आपके सामने है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू माइनस में है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है जनरली, और ये जो सेकंड है इलेक्ट्रॉन चूंकि अब नेगेटिवली चार्ज आयन है इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले की निस्बत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए पहले में देखिए रिलीज हुई है और दूसरे केस में क्या हुआ है, दूसरे केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो डियर स्टूडेंट ये बड़ा मल्टी मीनिंग जो है ये डेफिनेशन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों लफ्ज़ क्यों आए। लिहाजा फर्स्ट केस में जनरली एनर्जी रिलीज होती है और सेकंड जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस शेल में आता है तो उसमें रिपल्सिव बिहेवियर होता है, उसको काउंटर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक हो जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जो फैक्टर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े हैं वही फैक्टर यहाँ अप्लाई हो रहे हैं और उसी पैरामीटर के तहत, इसीलिए देखिए न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपस में डायरेक्ट हैं, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपस में इन्वर्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपस में इन्वर्स है, पेनिट्रेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वही तरतीब है और इसमें जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में वो भी ऑलमोस्ट सेम है। लिहाजा इसमें कोई इतना जनरल फ़र्क नहीं है, लेकिन जो फ़र्क है उसका जिक्र हमने नीचे किया हुआ है कि क्या कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट उनकी ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट के। वजह क्या है, वजह यह है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है वो निस्बतन उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है और जो सेकंड पीरियड है उसमें साइज स्मॉल होता है और उसमें साइज स्मॉल होने की वजह से ओवर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, रिलेटिवली वो अनस्टेबल होते हैं। और ये भी याद रखिए कि जितनी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है उतनी ही उसको एनर्जी, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम होती है। और यहाँ मैं जो आपसे साथ शेयर कर रहा था, दो चीज़ें शेयर कर रहा था कि
थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज़्यादा होती है। रीज़न की बात हो रही थी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, ओवर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मोर रिपल्सिव बिहेवियर होता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट के मुकाबले में। दूसरी चीज़ जो डिफर करती है आयोनाइजेशन एनर्जी से वो ये है कि जितना कोई एलिमेंट जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये चीज़ें जैसे मैंने अभी आपसे शेयर की हैं, इसको प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ और वाज़ह हो जाएगी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हेलोजन ग्रुप के तमाम एलिमेंट दिए गए हैं, और ये देखिए फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आप देखें क्लोरीन की वैल्यू जो है -349 है, लिहाजा इसमें सी आंसर सही है। और जो भी मैंने आपको रूल की बात की थी और वो एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ सेकंड पीरियड। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट की ज़्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की फ्लोरीन से, और वैल्यू आपके सामने है, और आयोडीन की वैल्यू सबसे कम है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में जनरल ट्रेंड तो लॉन्ग दी पीरियड सेम है, मगर जो आगे इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो यह है कि जितनी किसी की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम होती है। अब एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से हमने सवाल दिया गया, और वो आप देखेंगे वहाँ बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगी चीज। मसलन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप गौर करें कि इसमें आंसर सी है, बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें क्या वजह हुई कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बाकी के मुकाबले में कम है, पी। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर जो है पी का 15 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p जो है ये क्या होगा इसमें 3। अब आप देखिए इसमें को पी सब शेल जो वो हाफ फिल्ड है, पी सब शेल क्या है, हाफ फिल्ड है। और आपको बताया था कि पी सब शेल दो सूरतों में निस्बतन उसकी आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होगी। अगर पी सब शेल हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर 3, तो लिहाजा जब पी सब शेल हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल, और जब स्टेबल होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निस्बतन क्या होगी, कम होगी। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंपैरिजन के लिए कि आप देख रहे हैं कि वैल्यू से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि इसमें बोरान है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, और उनकी वैल्यू भी गिवन है। आप नोट कर रहे हैं कि इसमें सबसे कम वैल्यू फास्फोरस की क्यों है कि फास्फोरस में जो पी सब शेल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, और जितने ज्यादा कोई सब शेल, अगर पी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो रिलेटिवली उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कम होगी। तो आपने डियर स्टूडेंट ये देखा कि थोड़ा सा जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो फर्क है वो एक फर्क 3 है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। और दूसरा डिफरेंस जो है वो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, जितना ज़्यादा स्टेबल होता है कन्फिगरेशन उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जितनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस है। दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दे हैव अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों में क्या मसला है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका यूनिट किलो जॉल पर मोल है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा कोई यूनिट नहीं है। फ्लोरीन की 4 वैल्यूज है। और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट से रिलेटेड है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द पावर ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल। तो वो इफेक्टिव है मॉलिक्यूल के अंदर। लिहाजा इसका एक डिफरेंस ये है कि इसका यूनिट नहीं है, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट है किलो जॉल पर मोल। और दूसरा मैंने आपको बताया इसका तल्लुक एलिमेंट्स है और वो इफेक्टिव है मॉलिक्यूल में। और जहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तल्लुक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको वैल्यू याद रखने का तरीक़ेकार हम बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से तकरीबन 0.5 वैल्यू जो वो इंक्रीज होती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का भी पता हो, और ये आसानी से आप यहाँ से याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ आपके सामने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तल्लुक
इलेक्ट्रोनेगेटिव से डिफरेंस बताया और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी से भी डिफरेंस बताया। लिहाजा ये वो टॉपिक हैं जो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये इंशाल्लाह मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में डिलीवर की गई हैं। अब डियर स्टूडेंट, एट द एंड जो है वो आप देख रहे हैं, इसके साथ हमने प्रैक्टिस बुक भी आप वहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ शेयर किए हुए हैं। लेकिन इस लेक्चर में हमने मैक्सिमम कोशिश किया है कि जो टॉपिक वाइज जो है ना आपके पास आपको पहले एक्सप्लेन किया, थ्योरी एक्सप्लेन की जाए और फिर उसके मुताबिक है जो आपको क्वेश्चन जो पॉसिबल MCQ क्वेश्चन है। तो ये मोर देन नफ है। अगर आप पूरी तरह इनको लेक्चर्स को रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम इसमें से हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।